बीकॉम पार्ट थर्ड के नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए एक तरह का सेंटर पॉइंट होता है, या इसको ये कहें कि किसी भी बिजनेस के लिए जीवन रक्त इसको कहा जा सकता है। इसका संस्था के प्रत्येक अंग में नियमित एवं नियंत्रित प्रवाह बनाए रखने अनिवार्य है। वित्त रूपी जीवन रक्त के बिना व्यवसाय का कोई भी कार्य, चाहे उत्पादन कार्य हो, चाहे विपणन कार्य हो, चाहे संचालन कार्य हो, कठिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, व्यवसाय के निरंतर विकास एवं विस्तार के लिए वित्त एक आवश्यक तत्व है या एलिमेंट है। व्हीलर ने तो ये तक कहा है कि वित्त संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं को जोड़ने वाला चमकीला धागा है। यह विपणन, उत्पादन, क्रय तथा सेवी वर्गीय प्रबंध संबंधी क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वित्त क्या है, वित्त का कार्य क्या है, वित्त की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि वित्त कार्य ऐसा है जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है या उससे सरोकार रखता है। वित्त कार्य का अर्थ हम समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग साथ साथ उसका परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन को हम दो तरीके से देखेंगे। फर्स्ट, इसमें हम लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा जो है ये शताब्दी के 5वें दशक से आरंभ तक वित्त कार्य का जो अर्थ लगाया गया था या जो डेफिनेशन दी गई थी, उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच में लेते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्त का कार्य मुख्य रूप से कोषों को प्राप्त करने तक ही सीमित था। उस समय जितने भी राइटर्स थे, उन लोगों ने जो डेफिनेशन दी थी वो उन्होंने केवल वित्त को उसके कार्य क्षेत्र से ही जोड़कर रखा था, जिसमें हॉवर्ड और ऑप्टन ने ये कहा था कि व्यावसायिक वित्त किसी संगठन में प्रशासकीय कार्य है जिसका संबंध नकद या साख व्यवस्था करने में है, ताकि संगठन यथासंभव अपने उद्देश्यों को संतोषप्रद ढंग से पूरा करने के लिए प्राप्त कर सके। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो वित्त कार्यों को कोषों से प्राप्त करना और उनसे संबंधित कार्यों को संपन्न करना होता था। तो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन थी उसमें केवल हम 3 ही कार्यों को देखते थे। पहला, वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन करना जो कि बाजार में पूंजी उपलब्ध करती है। दूसरा, वित्तीय प्रलेखों का अध्ययन जिसके द्वारा पूंजी बाजार से कोष एकत्रित किए जाते हैं। थर्ड, हम वैधानिक एवं लेखांकन संबंधों का अध्ययन इसमें करते हैं जो संस्थाओं और ऋणदाताओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसने केवल वित्त की प्राप्ति को ही इम्पॉर्टेंट समझा, यानी उसको केवल प्राप्त करना और उसका प्रभावकारी उपयोग करना जो है, उन्होंने उपयोग के ऊपर इतना बल नहीं दिया, केवल प्राप्त करने पर ही इसका बल दिया गया था। यानी इसमें केवल दीर्घकालीन जो वित्त है उसको ही महत्व दिया गया। इसलिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी होती है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी होती है, तो इसलिए हमने वर्किंग कैपिटल या और बार बार हम पूंजी लगाते रहते हैं बिजनेस में, तो उसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में शामिल नहीं किया था। तो इसकी जो विशेषता है, उन्होंने केवल या सीमाएं हम कहें, इसकी लिमिटेशन ये थी क्योंकि ये एक पक्षीय ही विचारधारा थी जो कि केवल कोषों को प्राप्ति और प्रशासन पर ही ध्यान देती थी। दूसरी इसकी सीमा ये थी कि विनियोजकों के दृष्टिकोण का महत्व। ये विचारधारा जो है वो कोषों के विनियोग पर ज़्यादा ध्यान देती थी। ये विचारधारा वित्त संबंधी निर्णय करने वालों की अपेक्षा कोषों की आपूर्ति करने वाले माल के हितों को अधिक महत्व देती थी। इसलिए इस विचारधारा को बाहरी व्यक्ति द्वारा संस्था में झांकने की विचारधारा भी कह सकते हैं। तीसरा, इसकी जो लिमिटेशन आई थी वो ये कहते हैं कि विशिष्ट अवसरों पर ही वित्तीय व्यवस्था, ये विचारधारा केवल विशिष्ट अवसरों पर, जैसे कंपनियों का प्रवर्तन हो गया, समामेलन हो गया, एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, सम्मिलियन हुआ, इसके लिए पूंजी जुटाई की समस्याओं पर ही ज़्यादा बल देती थी।
इसलिए इस विचारधारा को दैनिक वित्तीय विचारधारा समस्याओं के निर्धारण पर कोई भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता था। फोर्थ, इसकी लिमिटेशन ये थी कि निगमीय उपकरणों की समस्याओं पर इसमें अधिक ध्यान दिया जाता था। यह विचारधारा निगमीय उपक्रमों जैसे कंपनी, निगम, इनकी वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान देती है। एकाकी व्यापार, साझेदारी और छोटे उपक्रमों में वित्तीय समस्याओं की अवहेलना करती थी। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की अपेक्षा। वर्किंग कैपिटल जो थी उसको इन्होंने उसकी उपेक्षा की थी, इसलिए भी इसकी जो है वो अवहेलना की जाती है। लास्ट हम इसमें देखते हैं, यह कोषों के आवंटन या उपयोग पर ध्यान नहीं देती। यह विचारधारा कोषों की प्राप्ति पर तो ध्यान देती है, किंतु कोषों के आवंटन एवं उपयोग पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए कोषों का विवेकपूर्ण आवंटन एवं प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत विचारधारा। आधुनिक जो विचारधारा है या मॉडर्न अप्रोच हम कहेंगे, तो जितनी भी ये लिमिटेशंस थी, इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो है आधुनिक जो विचारधारा है उसका जन्म हुआ। समय का परिवर्तन हुआ और समय के साथ साथ वित्त का कार्य का क्षेत्र भी बढ़ा, वित्त कार्य की डेफिनेशंस भी चेंज होने लगी। और इस शताब्दी के 5वें दशक में वित्त कार्य में कोषों को प्राप्त करने के साथ साथ कोषों के उपयोग यानी अलोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भी महत्व दिया जाने लगा। 6वें और 7वें दशक में वित्त कार्य का क्षेत्र और बढ़ा और अब जो है वो निरंतर रूप से ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे ये परिवर्तन हुआ, हमने इसको मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक विचारधारा का नाम दिया। तो आधुनिक विचारधारा जो है उसमें इसकी डेफिनेशन या मीनिंग क्या है। आधुनिक विचारधारा में गुथमैन एंड ड्रगल ने एक डेफिनेशन दी कि वित्त कार्य में व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने तथा प्रशासन करने से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह से गुथमैन ने जो डेफिनेशन दी, इसी तरह से वॉन हॉर्न ने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि वित्त की विचारधारा वर्णनात्मक अध्ययन से गहन विश्लेषण एवं आदर्शवादी सैद्धांतिक अध्ययन हो गया है। इसका क्षेत्र जो मुख्य रूप से वित्त प्राप्त करने मात्र से संबंधित था, अब यह संपत्तियों के प्रबंध, पूंजी के आवंटन तथा संपूर्ण बाजार में संस्था के मूल्यांकन तक बढ़ गया है तथा जो कार्य संस्था के बाह्य विश्लेषण पर बल देता था, अब वह संस्था के अंतर्गत निर्णयन के लिए जोर देता है। तो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें हमने कोषों के अनुकूलतम उपयोग का निर्णय करने, दीर्घकालीन पूंजी का नियोजन करने, कोषों के वैकल्पिक स्रोतों का मूल्यांकन करने, कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना, पूंजी लागत को निर्धारण करना, कोषों का सफलतम उपयोग के लिए वित्तीय नियंत्रण करने आदि से संबंधित अनेक कार्य किए जाते हैं। तो ये है मॉडर्न अप्रोच। अब दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है? ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो प्राप्ति पर बल देती है, जबकि आधुनिक विचारधारा जो है वो कोषों की प्राप्ति एवं अनुकूलतम आवंटन और उपयोग दोनों पर बल देती है। दूसरा जो इसमें अंतर है वो ट्रेडिशनल जो विचारधारा है वो दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति पर ज़्यादा ध्यान देती है और कार्यशील पूंजी की अवहेलना करती है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में हम दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है, दोनों पर ही बल दिया जाता है। थर्ड इसका जो अंतर है वो ये है कि परंपरागत विचारधारा जो है वो डेस्क्रिप्टिव विचारधारा है, यानी विवरणात्मक या वर्णनात्मक इसको हम विचारधारा कह सकते हैं, जबकि आधुनिक विचारधारा जो है वो वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है, यानी साइंटिफिक और एनालिटिकल विचारधारा है। यह गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों के उपयोग पर महत्व देती है, इसलिए हम इसको वैज्ञानिक विचारधारा कहते हैं।